नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आया हूं। जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, पाचन तंत्र। जी हां, आज मैं आप लोगों को पाचन तंत्र से संबंधित उन सारे प्रश्नों को कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर हो, अर्थात आपके एग्जाम में बार बार आने वाले प्रश्नों के संग्रह को लेकर आया हूं। और यहां से बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं। और उससे पहले, जी हाँ, अपने प्रश्नों को चालू करने से पहले, पढ़ाने से पहले आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं द ग्रेट एजुकेशन परिवार की तरफ से। और आप लोग खूब जम के होली खेलिएगा और भाभी को पटक पटक के रंग न लगाइएगा। और दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन टॉपिक्स लेकर आए हैं कि आप लोग इस टॉपिक्स को देखिएगा और हो सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए आज मैंने इस होली के शुभ अवसर पर ऐसे प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में एक क्रांति पैदा कर दे। तो दोस्तों, चलिए एक दृष्टि से देख लेते हैं पाचन तंत्र क्या है और कौन कौन से इसके अंग हैं, कौन कौन से जूस निकलते हैं, कौन कौन से क्या निकलता है, कौन से एंजाइम हैं, कौन सा हार्मोन्स है। एक एक प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे और यहाँ से आने वाले सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गंवाते हुए चलते हैं अपने मंजिल की ओर और देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें पाचन तंत्र। जी हाँ, पाचन तंत्र को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। जी हाँ, आहार नाल में बांटा गया है और पाचन ग्रंथियां। जी हाँ, पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा। आहार नाल और पाचन ग्रंथियां, ये दो भाग में इसको पाचन तंत्र को बांटा गया है। और पहले भाग में देखेंगे दोस्तों आहार नाल। जी हाँ, आहार नाल का मतलब ये है कि भोजन जितनी अवस्थाओं से गुजरता है वो सभी आहार नाल के अंतर्गत ही आता है। और दोस्तों, यदि पूछा जाता है एग्जाम में कि आहार नाल की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 35 मीटर। और किसी उसमें बुक में 33 मीटर है, उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। जी हाँ, 33 मीटर भी है और किसी बुक में क्या है, 35 मीटर है। तो इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होइएगा। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 33 मीटर बताया गया है। अब अगले पॉइंट पर बात करेंगे। जी, मुंह। जी हाँ, मुंह में से यहाँ से पाचन प्रारंभ हो जाता है और दोस्तों यहाँ से पाचन प्रारंभ होने के बाद तब जाता है अंदर। इसके बाद दोस्तों चलेंगे, मुंह के बाद कहाँ पर भोजन पहुँचता है, ग्रास नली। जी हाँ, भोजन मुंह के बाद ग्रास नली में जाता है, तब उसके बाद अमाशय में जाता है। और दोस्तों, ये पूछा जाता है कि ग्रास नली की लंबाई। जी हाँ, ग्रास नली की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर। जी हाँ, ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। और दोस्तों, अब अगले पॉइंट पर चलेंगे और देखेंगे अमाशय। जी हाँ, ग्रास नली के बाद भोजन अमाशय में जाता है। और देखेंगे अमाशय की कितने मीटर का है, तो दोस्तों ये मीटर में नहीं है, ये 30 सेंटीमीटर। जी हाँ, अमाशय की लंबाई कितना है, 30 सेंटीमीटर है अमाशय की लंबाई। अब अगले पॉइंट पर बात करेंगे दोस्तों कि छोटी आंत। जी हाँ, छोटी आंत, जहाँ पर भोजन सर्वाधिक मात्रा में पचने का कार्य होता है वह छोटी आंत में ही होता है, जिसकी लंबाई 6 या 7 मीटर। जी हाँ, जिसकी लंबाई कितना है, 6 या 7 मीटर की छोटी आंत की लंबाई 6 या 7 मीटर की होती है। इस पॉइंट को देखेंगे। अब अगले पॉइंट पर चलेंगे दोस्तों, ये देखेंगे सीकम लिखा हुआ है। जी हाँ, सीकम क्या है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूजिंग होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीकम है क्या। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सीकम जैसे दो पाइप है, अगर दो पाइप को हमको जोड़ना है तो बीच में ज्वाइंटर की ज़रूरत आती है। आप लोग जानते हैं कि ज्वाइंटर में जब ऐसे डाल दिया जाता है तो पाइप जुड़ जाता है। वैसे छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाला है। जी हाँ, सीकम को उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पर बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों मिल जाती हैं, उसको बोलते हैं सीकम। इसको ध्यान में रखिएगा, सीकम इसको बोलते हैं। और दोस्तों, अगले पॉइंट पर चलेंगे, देखेंगे बड़ी आंत। जी हाँ, बड़ी आंत की लंबाई कितना है, 1.5 मीटर अर्थात 1.5 मीटर होती है। जी, बड़ी आंत की लंबाई। अब इसके अगले पार्ट्स में चलेंगे दोस्तों। ये तो वन पार्ट्स था, इसके जो दो भाग में डिवाइड किया गया है। अगला भाग कौन सा है, वो पाचन ग्रंथियाँ। जी हाँ, पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन है, तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, लार ग्रंथियाँ। और कितने जोड़ी है, ये 3 जोड़ी होती है।
और दोस्तों आप लोगों को एक एक लार ग्रंथि बताने का कार्य करता हूं। सबलिंगुअल ग्रंथि होती है, सबमैंडिबुलर ग्रंथि होती है और पायरोटिड ग्रंथि। अगर ये आता है आपके ऑप्शन में कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है, तो पायरोटिड ग्रंथि। जी हाँ, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है, पायरोटिड ग्रंथि। अभी लिख करके बता रहा हूं, पहले एक बार आप लोगों को इसके बारे में बता दूं, तब इनका काम क्या है एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। आप लोग यहां पर देखिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यदि चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों अगले पॉइंट पर चलेंगे, देखेंगे यकृत। जी हाँ, वही यकृत जो अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन करता है, यकृत करता है। और यहाँ से क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है। जी हाँ, अमोनिया को यूरिया में ट्रांसफर करने का कार्य यकृत करता है और यहाँ से पित्त रस स्रावित होता है। जी हाँ, अगले पॉइंट पर बात करेंगे अग्नाशय। जी हाँ, यहाँ से 3-4 प्रकार का एंजाइम निकलता है जो क्या करता है, इसके कई कार्य हैं, भोजन को पचाना और तमाम कार्य अग्नाशय से। जी हाँ, अब क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग इसको एक बार क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। जी हाँ, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अब हम क्या करेंगे, जैसे अमाशय के बारे में बताएंगे, ग्रास नली क्या है इसका काम क्या बताएंगे, मुंह गुहा क्या है इसको बताएंगे, और छोटी आंत क्या है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, ताकि यहाँ से जो बनने वाले प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह कर पाएँ। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या इसमें मेन पॉइंट है। उन सारे पॉइंट को देखने का प्रयास करेंगे, ताकि यदि यहाँ से प्रश्न बने तो उनको आप पूरी तरह से कर पाएँ। जी हाँ, आप देखेंगे अमाशय देखेंगे, जहाँ से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। दोस्तों उन पॉइंट को देखने की हमें ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अमाशय को देखेंगे। जी हाँ, क्या देखेंगे, अमाशय। अमाशय अमाशय याद रखना दोस्तों, पाइलोरिक ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां, पाइलोरिक ग्रंथियां। जी हाँ, पाइलोरिक ग्रंथियां पाई जाती है। और दोस्तों आप लोगों को बताते चले, इसी पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जी हाँ, पाइलोरिक ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, अमाशय में पाई जाती हैं। और पाइलोरिक ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इससे जठर रस निकलता है। जी हाँ, कौन सा रस निकलता है, जठर रस निकलता है। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, इस जठर रस में 2 प्रकार का एंजाइम होता है। जी हाँ, इस पॉइंट को देखिएगा, पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस में 2 प्रकार का एंजाइम होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है पेप्सिन। जी हाँ, एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। जी हाँ, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। अब ये देखेंगे दोस्तों, पेप्सिन का कार्य क्या है और रेनिन का कार्य क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को YouTube की दुनिया में चले जाइएगा, इतने आसान भाषा में जो मैंने आपको समझा दिया है वो इसको आपको रामायण बता देंगे, लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास सिर्फ द ग्रेट एजुकेशन परिवार कर रहा है। और दोस्तों यहाँ से बनने वाले जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आप आग लगा दोगे। लेकिन एक बार इसको समझिएगा, अमाशय में कौन सी ग्रंथियाँ, पाइलोरिक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ये क्लियर हुआ। पाइलोरिक ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है, जठर रस निकलता है, जठराग्नि जिसको बोलते हैं। और जठर रस में 2 प्रकार का एंजाइम होता है, एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। पेप्सिन का कार्य ये है दोस्तों, प्रोटीन को पाचन करना। जी हाँ, क्या करता है, ये प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को पचाने का कार्य कौन करता है, पेप्सिन। और रेनिन क्या करता है, दूध को पचाता है। जी हाँ, क्या करता है, दूध को पचाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, ताकि यहाँ से अगर बने प्रश्न तो आप उन सारे प्रश्नों को कर पाएं। तो दोस्तों ये था पाइलोरिक ग्रंथियाँ का काम। अब अगले पॉइंट पर चलेंगे, और भी अमाशय से देखेंगे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं अमाशय से। जी हाँ, अमाशय से कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है दोस्तों, यहाँ से एक और रस निकलता है जिसको बोलते हैं HCl। क्या बोलते हैं, HCl। कहाँ से निकलता है, अमाशय। अमाशय से निकलता है HCl, और इस HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का काम क्या है, याद रखना, इसका काम याद रखना, ये खाना को पचाने में सहायक अम्ल। क्या करता है, खाना को पचाने में सहायक अम्ल है, पचाने में, खाने को पचाता है।
और क्या करता है दोस्तों, इसका काम खाना ही पचाना नहीं है, याद रखना। ये क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, इस जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। और इसका काम क्या है दोस्तों, इस पॉइंट को आप देखिएगा, इसका और कौन सा काम है उस काम को देखिएगा कि जीवाणुओं को नष्ट करता है, खाना को पचाता है तथा खाना को सड़ने से रोकता है। क्या करता है, सड़ने से रोकता है, सड़ने से रोकता है, ये काम इसका होता है। और दोस्तों अगले पॉइंट पर, इसी अमाशय से, यही तो पेट से ही तो सब कुछ कलाकारी है। जितने भी अमाशय में जो मेन एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों को आप देखिएगा दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि यहां से अगर प्रश्न बना तो उन सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह कर पाएंगे। अब देखिएगा सीकम, सीकम तो आपने देख लिया। अब आगे क्या देखेंगे, काइम। क्या देखेंगे, काइम। काइम क्या है दोस्तों, इस पॉइंट को देखिएगा, क्योंकि कई बार बच्चा काइम क्या है, तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि अमाशय में भोजन जाता है और भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है अमाशय में। जी हाँ, कितना समय तक, 3 से 4 घंटा तक अमाशय भोजन में रहता है। और दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं, काइम का मतलब ये है कि जब अमाशय में भोजन जाता है तो वो क्या हो जाता है, लुगदी के समान। जी हाँ, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, पूरा लुगदी के समान बन जाता है। उसी लुगदी के समान बने भोजन को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। थोड़ा इसको लिख लीजिए, लुगदी, लुगदी के समान, लुगदी के समान बने भोजन को, जी हाँ, लुगदी के समान बने भोजन को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको काइम कहा जाता है। और दोस्तों आपको बताते चले, ग्रास नली, जी हाँ, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, यहां से आने वाले प्रश्नों को आप पाचन तंत्र से उठा तो वो सारे प्रश्न को आप पूरी तरह कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ग्रास नली। जी हाँ, ग्रास नली, याद रखना दोस्तों, इसका काम क्या है, जैसे ही आपने भोजन को निगला, ये ग्रास नली सीधा अमाशय से जुड़ी होती है। जी हाँ, किससे जुड़ी होती है, अमाशय से जुड़ी होती है। और आपकी इसकी लंबाई मैंने बता दिया है 25 सेंटीमीटर। इसको आप निगला, ये सीधा कहाँ पहुँच गया, अमाशय में पहुँच गया। अब अगले पॉइंट पर देखेंगे कि जैसा कि मैंने बताया कि छोटी आंत, जी हाँ, छोटी आंत, छोटी आंत, और छोटी आंत की मैंने लंबाई बता दिया है दोस्तों, कितना होती है, 6 या 7 मीटर, 6 या 7 मीटर होती है। सेंटीमीटर में नहीं है भाई, ये मीटर में है। छोटी आंत की लंबाई 6 या 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। और दोस्तों आपको बताते चलें कि भोजन सर्वाधिक, जी हाँ, भोजन, जी, भोजन सर्वाधिक यहीं पर पचता है। जी हाँ, भोजन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पचता है दोस्तों, तो छोटी आंत में ही भोजन सर्वाधिक मात्रा में पचने का कार्य होता है। अब अगले पॉइंट पर चलेंगे दोस्तों, बड़ी आंत। जी हाँ, बड़ी आंत से के बाद भोजन क्या होता है, बाहर चला जाता है। जी हाँ, मल द्वार के द्वारा वो बाहर भोजन चला जाता है, अर्थात मल में बदल जाता है, तो बड़ी आंत के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब चलेंगे दोस्तों पाचन ग्रंथियां। जी हाँ, पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी है, उन एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं, पाचन ग्रंथियां। तो दोस्तों पाचन ग्रंथियों का मतलब ये है कि मुंह में लार ग्रंथियां, याद रखना, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां कौन कौन है इसको देखेंगे। तो दोस्तों लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। जी हाँ, कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है। कौन होता है, सबलिंग गुअल ग्रंथि। जी हाँ, सबलिंग गुअल ग्रंथि, दूसरी है सबमैंडिबुलर ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरी है पायरोटिड ग्रंथि। और दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, अगर ये पूछता है सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है, तो पायरोटिड ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, पायरोटिड ग्रंथि सबसे लंबी ग्रंथि है। इस पॉइंट को आप देखिएगा, ताकि यदि यहां से बने प्रश्न तो किसी भी ग्रंथि से आएगा। मैंने तीनों को बता दिया है, और ये सब जोड़ी के फॉर्म में रहती है। जी हाँ, सब ये जोड़ी के 2 2 2 2, इन्हीं की अगर जोड़ी में आएगा तो 1 बताएंगे, अगर याद रखना संख्या में आएगा तो 2 2 की संख्या में ये रहता है।
दोस्तों अब क्या चलते हैं, इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि तमाम प्रकार से जो ग्रंथियां हैं उनसे तमाम प्रकार के रस निकलते हैं, जैसे यकृत। जी हाँ, यकृत को अब थोड़ा देख लेते हैं, यकृत का कार्य क्या है। दोस्तों यकृत से क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है। क्या रस निकलता है, पित्त रस निकलता है। कौन सा रस देखेंगे, यहाँ से पित्त रस निकलता है। जी हाँ, ये पित्त रस क्या करता है, ये भी जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है पित्त रस। और दोस्तों आपको बताते चले कि यकृत का और क्या कार्य है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य। अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य। जी हाँ, अमोनिया को यूरिया में ट्रांसफर करने का कार्य कौन करता है, यकृत करता है दोस्तों। और बता देते हैं लार में कौन सा एंजाइम होता है। जी हाँ, लार में कौन सा एंजाइम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। लार में कौन एंजाइम होता है, तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, इसमें पेप्सिन और क्या पाया जाता है दोस्तों, टाइलिन और लाइसोजाइम। जी हाँ, टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, दो प्रकार का। कौन होता है, टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। जी हाँ, लाइसोजाइम, लार में दो प्रकार का एंजाइम होता है, टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों टाइलिन का काम क्या है, जी हाँ, टाइलिन का काम यह है भोजन के मंड को शर्करा में परिवर्तित करना। जी हाँ, भोजन के मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। जी हाँ, भोजन के मंड को शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, टाइलिन करता है। और लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है दोस्तों, लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य यह है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। जी हाँ, लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या है, जीवाणुओं को नष्ट करना। जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य कौन करता है, तो याद रखना लाइसोजाइम एंजाइम, ये जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। और आपको बता देना चाहता हूं, सामान्य जानकारी देना चाहता हूं, जैसे आंसू में कौन सा एंजाइम होता है, तो दोस्तों लाइसोजाइम। जी हाँ, तभी कोई कीड़ा छोटा पड़ गया तो वो मर जाता है। आंसू में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है और आपके पसीने में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, पूरा मस्तिष्क के बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, और भी अंदर जो भी पॉट्स हैं उन सारे पॉट्स का जो कार्य है उन सारे का कार्य को आपको बताने का कार्य करूंगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए हो उस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। और आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।